we were discussing the line summary of Ode to the Nightingale and how John Keats is a very sad man, और किस तरह से how he tries to find peace in the world with the world of the nightingale. Okay. So we had completed line 35 and 36. Now the author is saying that he wants to go to the nightingale. He wants to be with the nightingale. And then he says that, yes, I already am there with you. मैं वहां पहुंच चुका हूँ. I am there already with thee. और वो खुश होकर के लिख रहा है कि मैं वहां पहुंच चुका हूँ तुम्हारे साथ. And then he is saying that it is night time. Tender is the night. And happily the queen moon is on the throne. और he looks at the moon. उसको नजर आता है. In his imagination, he sees the moon. So at night time, it's a beautiful night that he is saying, and he spots the moon. It's a moonlit night. And then all of a sudden, he is with the nightingale in his imagination world. वो अपनी काल्पनिक दुनिया में वो वहां पहुंच चुका है. He is already there. कहाँ पे? In the jungle. He joins the nightingale in his dreams. वो अपने विजन में, अपने ड्रीम में. एक ड्रीम होता है, वो होता है जो आप सो के देखते हैं, जब सपना देखते हैं, जब आप सोते हुए सपना देखते हैं. और एक ड्रीम वो होता है जो आप बैठे बैठे इमेजिन कर सकते हैं. और यहाँ पर ऑथर भी वही कर रहा है. वो बैठ के इमेजिन कर रहा है कि वहां पहुंच चुका है. Because the imagery in this section is associated with darkness and light, darkness and night. और इसका imagination अभी कहाँ काम कर रहा है? Darkness, अंधेरा और रात. He is in the kingdom of the night, which is soft and tender. और रात में वो जंगल में है, और जबकि उसको दिख रहा है मून, और भी it is a beautiful night. Clustered around by all her starry face, but here there is no light. वो कह रहा है चांद आसमान में है और उसके चारों तरफ तारे हैं, लेकिन फिर भी जंगल में अंधेरा है. चांद रात है, चांद है, तारे भी हैं. क्लस्टर्ड मतलब कि चारों तरफ तारों से घिरा हुआ है, फिर भी यहाँ अंधेरा है. Save what from heaven is with the breeze blown through verdurous glooms than winding mossy ways. और यहाँ बहुत सिंपली ये कह रहा है कि चांद है, तारे भी हैं, लेकिन जंगल में अंधेरा है. और जो छन छन के जो चांदनी आ रही है पेड़ों से छन के जो जमीन पे आ रही है, बस वही लाइट दिख रहा है. जंगल बहुत घना है, और जब हवा चलती है तो ब्रांचेस हैं, पेड़ पौधे को हटा देती है, इधर उधर कर देती है, और जिसकी वजह से चांदनी जमीन तक पहुंचती. The moon is surrounded by her attendants. अब यहाँ फेज, अब यहाँ पर मून को बता दिया है क्वीन. अब क्वीन थोड़ी अकेले रहती है. अब मून इज द क्वीन मून, और तारे जो है उसके अटेंडेंट लोग. इमेजिनेशन ऑफ द राइटर.
अटेंडेंस, फेज मतलब अटेंडेंस। डिस्पाइट ऑल दी सोर्सेज ऑफ लाइट, बावजूद इसके जंगल में घना अंधेरा है और छन छन की जो चांदनी आ रही है पेड़ों से, बस वही कुछ है जो थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है। Despite all these sources of light, there is no light in the nightingale's world beyond what filters down through the trees. तो यहाँ तक तो समझ में आ गई बात आपको। रात अंधेरी है, चांद है, तारे हैं, लेकिन जंगल में अंधेरा है और कहीं पर छन छन के चांदनी आ रही है पेड़ों से टकरा कर। मैम डिस्पाइट मींस क्या होता है? क्या? डिस्पाइट 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 मतलब इतनी रोशनी के बाद, चांद है, तारे हैं, उसके बावजूद भी जंगल में अंधेरा है, इसलिए कि जो जंगल है बहुत घना है, घना जंगल है। तो लाख तारे हैं, लाख चांद भी है वहां पर, लेकिन फिर भी अंधेरा है, इसलिए कि जंगल बहुत घना है। और जो थोड़ी बहुत चांदनी छन के आ रही है, वही वहां पर थोड़ी रोशनी है। डिस्पाइट के बावजूद, तारे और चांद के बावजूद भी जंगल में अंधेरा है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, दो पार्टिसिपेंट में माइक म्यूट किए हुए हैं, हेलो, ऑडियो को ऑन नहीं किया हुआ है मैम। यस। तो ऑडियो को क्यों ऑन करेंगे आप? जब पूछना होगा तो ऑडियो ऑन करेंगे। वो नहीं बोल रहे मैम, मतलब कुछ स्टूडेंट था अपना ऑडियो ऑन नहीं किए हुए थे। तो ठीक तो है। मीन्स मैम वो ऑडियो कनेक्ट नहीं किया हुआ, ऑडियो कनेक्ट नहीं किए हुए, इससे वो आपकी वॉइस नहीं सुन पाएगा। तो Yes, इसमें हम क्या कर सकते हैं? दे हैव टू कनेक्ट विद ऑडियो। Ma'am, all are connected, ma'am. Hmm? All are connected. So Yes, ma'am. all All right. are connected. Okay. And now lines 41 to 42. Now the author is saying, I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs. अब इतना अंधेरा है कि जॉन कीट्स ये बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिख रहा है कि कौन कितने फूल खिले हुए हैं वहां पे और कितने फल हैं जो लटके हुए हैं पेड़ों से, नहीं पता मुझे, अंधेरा है। The speaker remains in the nightingale's night time world, और वो वहीं पे अपने नाइट टाइम वर्ल्ड में ही रहता है। Without light, the speaker can't see the flowers on the forest floor or the plants that produce the pleasant of smell. और जो वो प्लांट जो कि खुशबू बिखेरते हैं, उन्हें नहीं पता है, इसलिए कि अंधेरा वो देख नहीं पा रहा है। But in embalmed darkness, embalmed का मतलब होता है, balm का मतलब क्या होता है? जो कि दर्द को कम करता है। आपने कितने बाम्स लगाए होंगे जिंदगी में? बहुत सारे। झंडू बाम, यस। झंडू बाम, और क्या बाम? बाम का आयोडेक्स लगाया आपने, वॉलिनी भी लगाया होगा, वॉलिनी, पेन किलर्स, है ना? मूव लगाया आपने। बाम का काम क्या होता है? दर्द को दूर करना। क्या? It reduces the pain. दर्द को दूर करना। दर्द को दूर करना। तो यहाँ देखिए राइटर ने यूज किया है एम्बाम डार्कनेस, मतलब ये अंधेरा है जो कि बहुत सुकून दे रहा है। ये अंधेरा है जो बाम की तरह काम कर रहा है। कभी आपको बहुत बुरी तरह का हेडेक हो रहा है कभी, या बहुत जब नींद आ रही होती है आपको और किसी ने लाइट जला दिया, तो क्या होता है? इरिटेट हो जाता है मैम। यू आर इरिटेटेड। तो आपको क्या लगता है? और अंधेरा सुकून देता है, जैसे ही लाइट्स ऑफ हुआ क्या आपको नींद आ जाती है, राइट? इजंट इट? यस मैम। तो राइटर कहीं सोया हुआ नहीं है, राइटर वहां बैठा हुआ है और अपने दोस्त के गार्डन में बैठा हुआ है, और वो अपने इमेजिनेशन में कहाँ पर है?
अब वो पहुंच चुका है नाइटिंगेल की दुनिया में, नाइटिंगेल की दुनिया में, और वहां वो अंधेरा है और ये देख रहा है कि अंधेरा बहुत सुकून दे रहा है। ये अंधेरा जो है तो ये दर्द का कम कर रहा है। द डार्कनेस इज ईजिंग द पेन इन embalmed, मतलब कि darkness is he is using darkness as something which is capable of reducing all pain. Guess each sweet wherewith the seasonable month enjoys the grass, the thicket, and the fruit tree wild with hawthorn and the pastoral eglantine. और जब उसने पहले कहा कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कितने फ्रूट्स ट्रीज हैं और कितने फ्रूट्स हैं और कितने ट्रीज हैं और कितने खुशबू फैलाने वाले जो प्लांट्स हैं, द फ्रेग्रेंस प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ही डज नॉट नो बिकॉज ही कैन नॉट सी, बट वो गेस कर रहा है कौन सा मंथ है और इस मंथ में कितने सारे फूल खिलते हैं। तो राइटर ने अपने इस बात का परिचय भी दे रहे हैं यहाँ पे कि वो उसको पता है किस मंथ में कौन से फूल खिलते हैं। उसी के अनुसार वो गेस कर रहे हैं कि कौन सा मंथ है, उसके अनुसार कौन सा फूल खिला होगा। और वो नाम भी लेते हैं, व्हाइट हॉथॉर्न एंड द पेस्टल एग्लेंटाइन, ये फूल और प्लांट्स का नाम है जो बोले कि यही सब होगा, क्योंकि इस मंथ में तो यही इन्हीं फूलों की खुशबू आ रही है और इन्हीं फूलों का आभास हो रहा है उसको। देख नहीं रहे, एहसास कर रहे हैं कि इस मंथ में, दिसंबर के मंथ में तो यही सब खिलते हैं। Because he can't see, he has to guess what sweet flowers and plant he smells. इसलिए कि वो जब वो देख नहीं सकता है तो वो गेस कर रहा है कि इस मंथ में कौन से प्लांट्स खिल रहे हैं, which depends on what month it is. It's a delicious guessing game. और ये जो guessing game जो कर रहा है, उसके दिमाग में जो चल रहा है, that is very satisfying, that is very beautiful, delicious. उनको अच्छा लग रहा है। The darkness is embalmed, where balm is a sweet smelling substance like a perfume. He is guessing all kinds of different plants. हाँ, ग्रास होगा वहां पे, फ्रूट ट्रीज भी होंगे, और रुको मुझे लग रहा है आई नो दिस वन, व्हाइट हॉथॉर्न, और उसको लग रहा है कि नहीं मुझे ये तो स्मेल पता है अच्छी तरह से कि ये तो एग्लेंटाइन है। वो गेस कर रहे हैं, और मे बी ही स्मेल्स ऑल ऑफ देम एट वंस, और उन्हें लग रहा है कि सारी की सारी खुशबू को जैसे एक मजमुआ हो जाता है, बहुत सारी खुशबू जब मिलते हैं एक साथ, तो एक बुके जैसे फ्लावर्स का बुके होता है, तो बहुत सारी खुशबू अगर को मिला दिया जाता है तो एक इकट्ठा एक मजमुआ हो जाए, एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है, वो उसका मिश्रण हो जाता है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द विद द राइटर। Fast fading violets covered up in the leaves, and mid-May's eldest child. The coming musk grows full of dewy wine, the murmurous haunts of flies on summer eves. और ये सारे उस समय की बात वो कह रहे हैं जबकि उस मंथ में क्या क्या चीजें आभास से उनको फील हो रहा है कि ये सब चीजें होंगी। The speaker names more plants that he smells in the darkness. He also begins listing things that he can hear. और वो ये भी सुन रहा है, बस एहसास उसको हो रहा है, कुछ कुछ बातें वो सुन भी रहा है, जैसे कि murmurous haunts of flies, वहाँ जो फ्लाइज हैं, जो जंगल में जो कीड़े जो गुनगुनाते हैं, जो जुगनू होते हैं, वो सब एक इकट्ठा कुछ सुनाई पड़ रहा है, कुछ एहसास उसको हो रहा है, और देख कुछ नहीं रहा है। This section all relates to the experience of being alone in a dark but not a frightening forest. और ये सारा एक्सपीरियंस जो हो रहा है कि किस तरह से एक इंसान फॉरेस्ट में अकेला है और वो इतना तन्हा है और इतना अंधेरा है कि उसको अच्छा लग रहा है, वो डर नहीं रहा है। ये अकेलापन उसको डरा नहीं रहा है, क्योंकि ये अकेलापन उसको
सुकून दे रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। He sees violets, a summer flower, and the musk rose. और वो रोज को भी फील कर रहा है, जो कि बहुत ही खुशबू देती है वो. A flower that blooms in May. The dew of the musk rose is intoxicating, like the wine he spoke of earlier. And ये खुशबू है जो उसका नशा दे रही है उसको. ये खुशबू इतनी अच्छी है कि इसके स्मेल से ही उसको जैसे नशा हो रहा है. इंटॉक्सिकेटिंग मतलब होता है नशे की इसी हालत में हो रहा है. Intoxicating like the wine he spoke of earlier. He hears the sound of flies on a summer evening, and then he hears the जो flies, जो जुगनू होते हैं, वो जो summer flies, fire flies जो है, वो लोग घूम रहे हैं और वो सब देख रहा है उसको. देख कुछ नहीं रहा है, सारा इमेजिन कर रहा है. This line is very important, and it always almost comes in your comes to explain. कुछ लाइन्स है जो नोट कर देंगे हम कि ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है. Line 51, 52. Darkling, I listen, and for many a time I have been half in love with easeful death. और he is so much in love with darkness. उसको अंधेरे से इतना प्यार हो गया है कि अंधेरा को उन्होंने, जैसे कोई बहुत किसी को लव करता है तो डार्लिंग बोलता है, डार्लिंग. लेकिन यहाँ पर डार्कलिंग गा दिया इसलिए कि वो डार्कनेस से ही लव्स द डार्कनेस. देखिए द कॉइनिंग ऑफ द वर्ड्स. अब बोलिए डार्कलिंग तो कोई वर्ड नहीं है, बट द पोएट हैज इन्वेंटेड दिस वर्ड डार्कलिंग. डार्कनेस से डार्कलिंग, ही इज वेरी मच इन लव विथ डार्कनेस. और बहुत दिनों से उसको, and for quite some time he has been in love with darkness. The speaker moved from smells to sounds. Now he says that he is listening in the darkness. तो पहले वो स्मेल कर रहा था, अब वो सुन रहा है. He is listening to the voice. He is listening to the sounds of darkness. The experience of being alone in the dark seems related to the experience of death. And he thinks maybe death wouldn't be so bad. This is easy, he thinks. I could get used to this. और वो बोलते हैं अंधेरे में, रात में, अकेले में अच्छा लगता है और ये आसान है. इस तरह से जीना अच्छा लगता है. This is not bad. अब वो लिखते हैं I can get used to this. और मैं इसका आदी हो चुका हूँ और मैं इसका आदी हो रहा हूँ. ये अंधेरा, ये तन्हाई, where I am away from the human world and I'm completely with the nightingale in their world. Now he can only listen to darkness. Death would be another way to free himself of all his worldly cares. और वे सोचने लगते हैं that death is the only remedy. एक पूरी परेशानियों का अगर कोई कुछ हल है तो वो डेथ है. तो once I will die, there will be no problem. Called him soft names in many amused rhyme to take into the air my quiet breath. और कई बार ही उसने डेथ को आवाज दी है, कई नाम तो पुकारा है. कभी नाइट, कभी डार्कलिंग, कभी डेथ, कई नाम तो पुकारा है. And this is turning into a love story between the speaker and death. तो कई बार उसने अपनी मौत को आवाज दी है. The speaker whispers sweet nothings to death. Sweet nothings का मतलब होता है बस साथ बैठे में कुछ बोल नहीं रहे, एक दूसरे की भाषा समझ रहे. And by whisper we mean writes rhyming poetry about. He has written so much about death. He has written so much about darkness, about night time.
It is true. Keats was obsessed with the idea of death, and he often wrote about it. तो ये सही है कि कीट्स के दिमाग में ये डेथ, ये ख्याल बार बार आता था, और वो कई बार उसने लिखा है डेथ के बारे में. ऑब्सेस्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल वो उस पे हावी था. And line 54 is mysterious. And line 54 is really mysterious because वो लिखते हैं to take into the air my quiet breath. और कई बार उसने गुजारिश की है, कई बार उसने पुकारा है, रिक्वेस्ट किया है डेथ को कि तुम आओ और मुझे ले लो, मुझे ले चलो अपने साथ. So line 54 is mysterious. We think it means either that he wants death to take the air from his lungs or that the air takes his breath along with his verse. और उसको लग रहा है, उसको रिक्वेस्ट उसका है कि requesting the death to come and take him away. Ma'am, mysterious means what, ma'am? Mysterious, अपने में राज छुपाना. Mystery, राज. Mysterious, अपने में बहुत राज छुपाए, which is mysterious. वो क्या राज छुपाए हुए? Because soon after तो उनका डेथ भी हो चुका था. Now more than ever seems it rich to die. और पहले जितना नहीं था, अभी इस वक्त उसको बहुत ज्यादा लग रहा है that this is the right time to die. अभी सबसे ज्यादा लग रहा है. Now more than ever seems it rich to die. To seize upon the midnight with no pain. To seize upon मतलब जीना बंद कर दें, रुक जाए, सांसें थम जाए इस रात में, जबकि मुझे कोई अभी कोई पेन नहीं है. So what a wonderful idea to die at this time. जबकि I don't have any pain and I'm feeling so peaceful. I'm feeling good. So अभी जबकि मुझे कोई पेन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो इससे अच्छा मौका तो नहीं मिल सकता, इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता है मरने के लिए. So he is thinking about death. Now he is really taken with his death idea. अब उसका मतलब है कि डेथ का जो आइडिया है उसको बिल्कुल उस पर हावी हो रहा था. While in the world of the nightingale, he thinks it would be rich to die. Many people are afraid that death will be empty. लोग बोलते हैं कि मौत जो है खोखला है, उसमें कुछ नहीं है. लेकिन जॉन कीट्स कहते हैं that death is rich. But richness is associated with an abundance of good things, which is almost the opposite of emptiness. तो बोलते हैं कि death is beautiful for me because it will bring a lot of gifts for me. He'd like to go out quietly. He would like to die quietly in the middle of the night. And he'd just stop existing. Cease का मतलब stop हो जाना. मैम यहाँ मतलब क्या है? Hello? Abundance. Abundance. बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को लेकर के मौत आएगी. Abundance बहुत ज्यादा. Abundance of good things. ठीक है? He'd like to go out quietly in the middle of the night. और रात में he would want to die. So this part of the poem is quite creepy because Keats didn't die very young. और ये जो part of the poem है वो बहुत अजीब लगता है, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात होती है, इसलिए कि बहुत कम उम्र में ही कीट्स का डेथ हो गया था. So I'm stopping till 55 to 56. Let me conclude this time. While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy,
और वो फिर बार बार ये बात कर रहा है कि नाउ इज द टाइम व्हेन आई एम फीलिंग सो गुड। एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना, कि उसकी आत्मा में एक सुकून भर गया है और वो आगे वो जीना भी नहीं चाहता है, और इसी वक्त वो चाहता है खत्म हो जाना। He wants to die at midnight while listening to the nightingale singing. और नाइटिंगेल को सुनते सुनते जैसे कोई लोरी सुना रहा होता है, उसी तरह से वो सोचता है कि इसी लोरी को सुनते सुनते वो दुनिया से चला जाए। We were wondering what happened to the nightingale. He seems to forget about the nightingale at the beginning. और बीच में उन्होंने बिल्कुल नाइटिंगेल के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, और अब जाके फिर शुरू उसने कर दी है कि जब नाइटिंगेल गाना गा रही होती है और रात अंधेरी है और इसी वक्त वो दुनिया छोड़ देना चाहता है। So the nightingale is kind of like a poet sending his voice into the air. Just as Keats sends his rhyme into the air, the bird's music expresses its soul. Birds have souls. This one does. The bird is completely lost in the moment of pure joy and ecstasy. और जिस तरह की नाइटिंगेल बिल्कुल खुश होकर ये गाना गाती है, उसी तरह से उस मोमेंट में भी नाइटिंगेल के वर्ल्ड में जॉन कीट्स भी बहुत ही बिल्कुल वैसे ही फील कर रहे हैं जैसा नाइटिंगेल फील करती है। तो 7 to 58. Okay, that's it for today. So I think by now you must have understood the world of Nightingale and the world of John Keats.